Hello, my dear students. I'm going to discuss and teach the another one topic. The topic name is process scheduling and context switching. Process scheduling algorithms is also a part of a process management. प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या क्या होती है वो हम लोगों ने बात कर ली है, शेड्यूलर्स की बात हो चुकी है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू प्रोसेस शेड्यूलिंग कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी एल्गोरिथम पे हम लोग वर्कआउट करके प्रोसेस को मैनेज करते हैं. गॉट इट. सबसे पहले हम लोगों के पास जो एल्गोरिथम आती है वो है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. आप चाहे तो इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दैट मींस जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे. अब अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोसेस आने की बात जो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है अराइवल टाइम पे. मींस किस टाइम पे एक प्रोसेस अगर हुआ है, और रेडी क्यू से रनिंग क्यू के अंदर जब वो आया है तो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा. जो मैं रनिंग की बात कर रहा हूं, रनिंग का मतलब यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग से है, क्योंकि सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करना है. और रनिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि सीपीयू को जब हमने अलॉट कर दिया, जिसको हम अभी आगे बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम वो टाइम है जिस टाइम ड्यूरेशन पे सीपीयू कितने टाइम तक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा तो 2 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा. वो एक टाइम ड्यूरेशन है उसका. और अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो हम प्रायोरिटी बेस्ड देखेंगे. सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ कौन सा. प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दो चीजों पे और डिपेंड करती है स्टूडेंट्स. वो दो कौन सी चीजें, एक तो हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरा है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव. कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव. ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव बेसिकली क्या है. नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम आर दोज एल्गोरिथम जिसमें हम एक प्रोसेस को जब सीपीयू अलॉट कर देते हैं तो वो उसे तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता. मींस उसका कंप्लीशन टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता. नॉन प्रिमिटिव के अंदर सीपीयू अपनी मर्जी से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना छोड़ दे, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग. बट एक बार एक रेडी क्यू से प्रोसेस उठ के रनिंग क्यू में आ गया और सीपीयू उसको अलॉट हो गया और सीपीयू ने से रन करना स्टार्ट कर दिया, तो इन बिटवीन वो प्रोसेस उस सीपीयू से बाहर नहीं आ सकता जब अनटिल और अनलेस की वो एग्जीक्यूट कंप्लीट ना हो जाए. उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव केस. दूसरा केस आता है अपना प्रिमिटिव केस. प्रिमिटिव केस के अंदर हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसेस सर को एक प्रोसेस दिया है वो तब तक एग्जीक्यूट होगा तब कंप्लीट नहीं होता. इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल उल्टा केस है उससे कि एक टाइम ड्यूरेशन है. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे राउंड रॉबिन के बारे में, एक क्वांटम टाइम दिया फॉर एग्जांपल 2 मिली सेकंड तक, तो सारे प्रोसेस 2 मिली सेकंड 2 मिली सेकंड 2 मिली सेकंड तक ही एग्जीक्यूट होंगे. दैट्स इट. और वो किसी भी टाइम बाहर आ सकते हैं. बाहर आने का मेरा मतलब क्या है कि प्रायोरिटी बेस्ड, कि फॉर एग्जांपल मैं 1 मिली सेकंड तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इन बिटवीन एक ऐसा प्रोसेस आ गया जो हाई प्रायोरिटी पे था, जिसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम स्विच हो जाएंगे तुरंत प्रिमिटिव के केस में. बट नॉन प्रिमिटिव के केस में स्विच नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल और बता रहा हूं मैं प्रिमिटिव का केस क्या होता है. फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, आपके सिंपल चोट लगी है और आप अपना इलाज करा रहे हो, डॉक्टर आपके पास बिजी है. ऑन द स्पॉट क्या हुआ, एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं आया केस जिस केस में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, ऑक्सीजन की कमी होगी, जो आपका क्लाइंट है वो बिल्कुल मरने वाला है, ऐसी स्थिति में आ गया है, तो वो प्रायोरिटी होगी बहुत ज्यादा कि इसका तो चल ही जाएगा, तो हाथ पे चोट लगी है कोई नहीं, ये कंपाउंडर देख लेगा. लेकिन इस वक्त डॉक्टर की जरूरत इस वाले प्रोसेस को ज्यादा है, अदरवाइज उसकी डेथ हो सकती है. तो प्रायोरिटी बेस्ड तो मैंने चेंज कर सकता हूं, मैं उस प्रोसेस से उठ के उस प्रोसेस में आ सकता हूं. ये प्रिमिटिव का केस हो गया, कोई नो प्रॉब्लम. लेकिन नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई डॉक्टर बिजी है तो उस ऑपरेशन को छोड़ के नहीं आ सकता अनटिल अनलेस उसको कंप्लीट ना कर ले वो, या अपनी मर्जी से बाहर ना आ जाए.
तो वो नॉन प्रिमिटिव का केस हो गया। सेम विद दीज एल्गोरिथम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम प्रिमिटिव से एग्जीक्यूट नहीं करते, नॉन प्रिमिटिव से करते हैं। नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में हम बात करेंगे कौन सी प्रिमिटिव में आती है, कौन नॉन प्रिमिटिव में आती है। ये भाई नॉन प्रिमिटिव के अंदर आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ गई शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट। शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट का मतलब क्या है, इसकी जॉब सबसे छोटी होगी। जॉब बस टाइम ले सकते हैं, जिसका बस टाइम सबसे कम हुआ, या अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसका बस टाइम कम हुआ हमने उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन हम लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर हमारे क्वेश्चंस में अराइवल टाइम दिया गया है, चाहे उसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले अराइवल टाइम देखना है कि किस टाइम पे प्रोसेस आया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे हैंडल करेंगे। उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड, प्रायोरिटी का मींस यहाँ पर प्रायोरिटी ऐसे, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को 10 मिला हुआ है, एक को 20, एक को 30, एक को 40, तो अगर मैं हाईयर प्रायोरिटी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात 40 हाई प्रायोरिटी होगी। मैंने उस 40 वाले को पहले एग्जीक्यूट कर दिया, प्रायोरिटी बेस देख लिया। तो प्रायोरिटी बेस में हम लोग एक हमारे पास प्रायोरिटी का नंबरिंग मिला हुआ, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी बेस सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हुआ, उसके अकॉर्डिंग है न्यूमेरिकल। उसके बाद राउंड रॉबिन, सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम इन सब में यही है, राउंड रॉबिन। इसमें क्वांटम टाइम दिया जाता है। क्वांटम टाइम मतलब एक स्पेस, एक टाइम, लिमिट टाइम, जैसे मैंने बोला 2 क्वांटम टाइम। अब चाहे बस टाइम कुछ भी हो, चाहे 16 ही क्यों ना हो बस टाइम, तो इस 16 को 8 टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 2 8 जा 16, यानी कि 2 के पार्ट में एग्जीक्यूट होगा आगे, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। मैंने बोला ना एक एग्जीक्यूशन टाइम देगा जिसमें एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी। तो क्वांटम के अंदर इस केस के अंदर क्या है, ये आपका प्रिमिटिव केस के अंदर आ गया। और इसमें हम लोग क्या एक क्वांटम टाइम देंगे, स्पेस टाइम देंगे, स्लाइस टाइम भी बोलते हैं इसको, और उसी टाइम एग्जीक्यूशन में होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, ज्यादातर हम लोगों का जो प्रोसेस यूज किया जाता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर, हम लोग राउंड रॉबिन, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम, प्रायोरिटी, शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट एंड द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर। और इन प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर हम इन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं, शेड्यूलर्स की हेल्प से, जिस शेड्यूलर के बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो दीज आर द प्रोसेस शेड्यूलिंग, और जिस प्रोसेस शेड्यूलिंग को मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। बाकी जब हम इसमें एक एक पे न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और अच्छे से हमें न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। हम आगे बात करते हैं। तो ये हम लोगों की क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम के अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है यहाँ पर, जिस न्यूमेरिकल के बेस पे हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस हिसाब से, किस तरीके से शेड्यूल की जाती है और किस तरीके से रन होती है। लेकिन हम इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हम लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट गैंग चार्ट बनाना होता है, जिस गैंग चार्ट की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम हमेशा जब भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करते हैं, उसके अंदर हम लोगों को 2 चीज इंपॉर्टेंट करना होता है। एक तो हमें निकालना होता है जरूरी TAT स्टैंड फॉर टर्न अराउंड टाइम, और सेकंड जो होता है हमारा AWT एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ये 2 चीज निकालने के लिए हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, प्रोसेस P0 का बर्स्ट टाइम क्या है, 24 मिलीसेकंड। बर्स्ट टाइम मतलब रेडी क्यू में था, रेडी क्यू से हम लोगों ने उसे रनिंग में डाल दिया, रनिंग क्यू में, और रनिंग क्यू में क्या है हमारा CPU, जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 24 मिलीसेकंड में ये P0 को एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी बेस्ड है वो P0 आया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले हमारा P0 आया, तो हम लोग एक गैंग चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं गैंग चार्ट। गैंग चार्ट बोलते हैं इसको। गैंग चार्ट के अंदर यहां पर, और देखिए कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 0 से ही स्टार्ट होगा। गॉट इट। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, P0 कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ है, टोटल 24 मिलीसेकंड के अंदर। गॉट इट। तो 24 मिलीसेकंड में हमने P0 को, ये क्या है मेरा रनिंग क्यू, CPU, यहां पर CPU है जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है P0 को। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस P1 जो आया वो 3 मिलीसेकंड, यानी कि वो ऑलरेडी इसके अंदर है। गॉट इट। यानी कि हमारा जो P1 प्रोसेस आया है वो कितने मिलीसेकंड में आया है, 3, यानी कि 24 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 27।
बट उसके बाद में नेक्स्ट आया है P2 अगेन 3 मिली सेकेंड। डोंट बी कंफ्यूज, रिपीटेशन नहीं होता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, या 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यार 3 यहाँ पे 3 होगा, नहीं, तो कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम कुछ भी हो सकता है। 24, तो P2 कितने पे आ गया हमारा, P2 हमारा आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ उसको, ये टोटल हो गया हमारा कितना 30। यानी कि ये मैंने गैंग चार्ट बनाया है, जिस गैंग चार्ट के हेल्प से मैंने क्या करा, इस रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाया और सीपीयू को एलोकेट कर दिया रनिंग में। तो यानी कि इसने कितना 24 मिली सेकेंड लिया, इसने 27 मिली सेकेंड लिया, उसने यहाँ पर 30 मिली सेकेंड लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब देखो, P0 ने 0 मिली सेकेंड वेट किया। 0 एक ऑब्वियस सी बात है, इतना कंसीडरेबल नहीं है, लेकिन मिली सेकेंड यहाँ पे चल रहे हैं, तो 0 भी एक अपने आप में वेटिंग टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे 0 को भी कंसीडर करेंगे। गॉट इट? तो P0 ने कितने मिली सेकेंड वेट किया, 0। P1 ने कितना वेट किया, 24, यानी कि प्लस 24, और P2 ने कितना वेट किया, 27, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3 इक्वल्स टू, ये यहां पर कितना आ गया हमारा, इक्वल टू 27 हो गया, ये हमारा आ गया 17 मिली सेकेंड बोल दीजिएगा इसको, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। गॉट इट? एवरेज वेटिंग टाइम के बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट हम लोगों को जो कर निकालना है वो टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या, टोटल टाइम कितना लग गया है। P0 को 24, P1 को 27, P2 को 30, डिवाइड बाय 3, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड ये 27 मिली सेकेंड अराउंड आएगा। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, अगर क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कंपाइल टाइम नहीं दिया हुआ है, अराइवल टाइम नहीं दिया है अभी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम अराइवल टाइम भी लेंगे और कंपाइल टाइम भी होगा हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वहां पर फिर हम लोग, मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि टर्न अराउंड टाइम किस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है और एवरेज वेटिंग टाइम कौन से फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।